सभी को नमस्कार। मैं गंगाधर सोनी, प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रवेरा पड़ोदी। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 के संदर्भ में एक विशेषांक के तौर पर है वो लेके आ रहा हूँ। और उसके तहत है हम प्रत्येक पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके अनुसार हम जो प्रश्न है परीक्षा में आएंगे, उनकी कैसी प्रकृति होगी उन पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे सारे वीडियो है पार्ट वाइज आएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए और परीक्षा का है वो मैं इन प्रश्नों का लाभ उठाइए। निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहिए, इन प्रश्नों से बाहर है कोई भी प्रश्न है वो जाने वाला नहीं है, इस बात का है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप मेरे इन वीडियो को देखेंगे तो न केवल आप इन प्रश्नों को समझेंगे बल्कि आप उनके उत्तरों को भी है समझेंगे और निश्चित रूप से आपको उनको लाभ होगा। मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हम अपना जो पहला जो चैप्टर है जो कि हमारी जो दूसरी किताब है उससे हम लेके आ रहे हैं। पहला जो अध्याय है उसका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो ये जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का जो अध्याय है वो 5 अंक भार का है। उसका अंक भार है 5। तो 5 अंक भार का है और यहाँ से जो प्रश्नों की संख्या है वो आएंगे 2 प्रश्न आएंगे। एक अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ, जिसमें एबीसीडी आएंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न होगा 4 नंबर का, और उसमें मानचित्र आएगा, भारत का मानचित्र आएगा। उसमें आपको 4 जगह दिखानी है और चारों जगहों के 4 उत्तर होंगे, 4 नंबर होंगे। और इसमें आपको अथवा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा, यानी प्रश्न 2 आएंगे उनमें से आपको एक करना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ रहेगी। तो कैसे मानचित्र आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे वो भी हमने इसमें दिखा रखा है। तो टोटल 2 प्रश्न आने वाले, एक नंबर का बहुविकल्पी यानी एबीसीडी वाला प्रश्न और एक 4 अंक का मानचित्र, यानी 2 मानचित्र आएंगे, वहां से एक आपको करना है जो आपको ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा इजी लगे। तो हम चलते हैं अपने इन प्रश्न उत्तरों पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 1 अंक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो किस तरह के आएंगे। हालांकि यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न टाइप आएंगे, मैंने इनको एक लाइन में 1 लाइन में दे रखा है, परंतु वहाँ आपके सामने ऑप्शंस होंगे। तो आपको इन ऑप्शनों उत्तरों को ध्यान रखना है, उन्हीं और इनका चयन करना है। उन 4 जो ऑप्शन आएंगे उनमें से सबसे पहला प्रश्न जो बन रहा है वो किताब की पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो ये प्रसिद्ध भाषण है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो भाषण है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था जब भारत आज़ाद हुआ। तो मध्य रात्रि को यानी 14 अगस्त 1947 को जब मध्य रात्रि हुई और 15 अगस्त जो 12 बजे के बाद में 15 अगस्त आना था, उस समय उन्होंने ये संविधान सभा में ये भाषण दिया। उस भाषण का नाम है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, डेस्टिनी विथ ट्रस्ट, इसका नाम इंग्लिश में ये था। अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न है, आज़ादी के उपरांत जो भारत के सामने जो 3 प्रमुख चुनौतियां आई थी, उन तीनों चुनौतियों में से कौन सी चुनौती नहीं, प्रश्न ऐसा आएगा। हमने यहाँ जो 3 चुनौतियां आपने अध्याय में पढ़ी थी, उनके अलावा जो चौथी चुनौती है वो हमने नहीं पढ़ी, उसके बारे में आएगा। आपको उस चौथी को ढूंढना है कि वो कौन सी नहीं थी। कि प्रश्न ऐसा आएगा कि आज़ादी के उपरांत भारत के सम्मुख निम्न में से कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियों में से एक नहीं है। तो पहली चुनौती थी एकता के सूत्र मानना, ये है। लोकतंत्र कायम करना, ये भी थी। दूसरा है तीसरी सार्वभौमिक विकास, ये भी थी। इनके अलावा जो नहीं होगी वो आपको उसको चुनना है। तीसरा प्रश्न देखो इस प्रकार बन रहा है कि फैज अहमद फैज जो एक कवि है उसके बारे में वहाँ किताब में लिखा हुआ, उसने कुछ कविताओं का संग्रह किया है। तो उसकी 3 कविताएं हैं, नक्शे फरियादी, दूसरी दस्ते सबा, तीसरी जिंदानामा। तो इसका प्रश्न भी इसी तरह का आएगा कि निम्न में से कौन सी जो कविता संग्रह है वो फैज अहमद की नहीं है। तो आपको इन तीनों के अलावा जो होगा वो आपको चुनना है। पंजाबी साहित्य की पत्रिका, ये चौथा क्वेश्चन बन रहा है, नागमणि जो पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था। तो इसका संपादन किया था अमृता पीटकर में। ये जो प्रश्न है और इस बार की जो मॉडल पेपर है उसमें ये आ रखा है। तो यहाँ से आप
स्पष्ट ध्यान दे कि ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, द्विराष्ट्र का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है, अलग अलग पार्टियों में नाम आ जाएगा, कांग्रेस ने दिया, स्वतंत्र पार्टी ने, या किसी अन्य का, भारतीय जनसंघ पार्टी आ सकता है, मुस्लिम लीग नाम आ सकता है। तो उनमें से अपने को चुनना है मुस्लिम लीग ने। तो जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है सिद्धांत वो किसने दिया, कौन सी पार्टी ने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। 6ठा प्रश्न हम देखें, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उनका नाम है, तो सीमांत गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत पाक, 7वां क्वेश्चन, भारत पाक विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? पूर्व में हम देखें तो बांग्लादेश पृथक हुआ था, तो वो बंगाल का भाग हो गया। इधर पश्चिम में देखें तो जो पंजाब पाकिस्तान बना था, तो पंजाब था, तो पंजाब, और उधर पूर्व में, पश्चिम में पंजाब और पूर्व में है बंगाल। तो ये दो जो प्रांत थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। अगला हम प्रश्न देखें, 8वां प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय जो महात्मा गांधी है वो कहाँ थे? तो इसके बारे में किताब में लिखा गया है कि भारत की जब आज़ादी हुई थी तो महात्मा गांधी कोलकाता में थे। 9वां क्वेश्चन, 1951 की आबादी के अनुसार भारत की जो मुस्लिम आबादी वो कितनी थी? 1951 के अनुसार जो भारत की मुस्लिम आबादी है वो है 12% थी। 10वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? ये भी क्वेश्चन है, बन सकता है, इसके बारे में किताब में दे रखा है। तो महात्मा गांधी की जो हत्या है नाथूराम गोडसे नामक एक अतिवादी व्यक्ति था, उसने की थी। आप उसकी तारीख भी याद रख सकते हैं, 30 जनवरी 1948 को। भारत में आज़ादी के समय रियासतों की संख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 565 जो रियासतें थी। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको विशेष रूप से याद रखें। सबसे पहले किस रियासत ने आज़ाद रहने की घोषणा की? जब अंग्रेजों ने कहा कि रियासतें अपने भविष्य के बारे में स्वयं फैसला कर सकती है, तो सबसे पहले त्रावणकोर जो रियासत थी केरल के पास में, सबसे दक्षिणतम बिंदु के पास जो है भारत के नक्शे में देखें तो त्रावणकोर वहाँ है। तो उस रियासत ने है सबसे पहले कहा कि मैं तो आज़ाद रहना चाहती हूँ। 13वां क्वेश्चन हम देखें कि देशी रियासतों के विलय के लिए जो सहमति पत्र है वो सभी से भरवाया गया था, उन पर हस्ताक्षर लिए गए थे। उस विलय पत्र को है या सहमति पत्र को किस नाम से जाना जाता है? उसका एक नाम था, वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ये आपको याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 14वां, रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सबसे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये था भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। 15वां क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? हैदराबाद एक रियासत थी, उसके शासक को वहाँ निजाम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए 16वां, हैदराबाद की जो रियासत थी वहाँ के जो अर्धसैनिक बल थे काफ़ी खूंखार हुआ करते थे और बहुत ही भयानक और दुर्दायी होते थे। उनका क्या नाम था? उन्हें किस नाम से जानते थे? रजाकार के नाम से। और उन्होंने काफ़ी आतंक फैलाया था। उसके बाद में भारतीय सेना वहाँ गई और उन सभी को है वहाँ से हटाया था और हैदराबाद का भारत में विलय करवाया था। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? तो हैदराबाद का भारत में विलय 1948 में हुआ था। किस रियासत ने सर्वप्रथम संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई? कौन सी रियासत में? तो हम देखें सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर जो रियासत थी वहाँ के राजा ने चंद्रबोस सिंह थे, उन्होंने वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, यानी राजा का शासन स्थापित हुआ परंतु वो संवैधानिक तरीके से, यानी जनता ने चुनाव करके वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया। वहाँ पर सबसे पहले चुनाव भी वहीं हुए थे। तो ये मणिपुर है। भारत के किस भाग में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ और उसके अनुसार चुनाव हुए? तो वो भाग मणिपुर ही था। 20वां प्रश्न देखें, आंध्र प्रदेश नामक तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए किसने आमरण अनशन किया था? तो वो आमरण अनशन करने वाले कौन थे? पोटी श्रीरामुलु। तो ये उन्होंने आमरण अनशन किया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आप याद रखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना है वो हुई थी 1953 में।
राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब पारित हुआ? 1956 में। और उसी के अनुसार है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार है जो ये एक क्वेश्चन बन रहा है 24वां की, उसके अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे भारत में? तो उसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और उसके बाद में फिर राज्यों का धीरे धीरे पुनर्गठन होता गया। अब हम देखते हैं कि ये तो 24 क्वेश्चन थे, वो 1 अंक के प्रश्न थे। अब हम देखेंगे 4 अंक का जो प्रश्न आएगा वो आएगा भारत के मानचित्र पर आधारित है। तो भारत के मानचित्र आधारित है तो प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम भारत के मानचित्र को देख लेते हैं कि कौन सी जो रियासत की स्थिति कहाँ थी। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो रियासतों से संबंधित आने वाले। इस चैप्टर में आपने जिन जिन रियासतों के बारे में अध्ययन किया था मुख्य रूप से वो ज़्यादा फोकस में है। फिर भी कुछ ऐसे कई नाम है, उन रियासतों को भी आपको देखना है। ये खाली जो मानचित्र है हम उस पर हम कितनी चर्चा करेंगे। हम देखेंगे पहले जो भरा हुआ मानचित्र है वो पार्ट में जो दे रखा है आज़ादी के पहले और बाद जो भारत था वो कैसा था। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी रियासत कहाँ थी। तो सबसे पहले देखें जम्मू कश्मीर, ये देखिए यहाँ पर स्थित है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत भारत के इस कोने ऊपरी वाले कोने पर देखिएगा, यहाँ इस कोने पर ये जो भाग है वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है। आपको यहाँ पर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत लिखना है। और ये पंजाब देखें तो पंजाब भारत के भाग में, कुछ भाग भारत में, कुछ भाग है वो पाकिस्तान में, ये पंजाब सीमा प्रांत है। दिल्ली यहाँ स्थित है ही। ये राजस्थान में अजमेर, आपको राजस्थान में अजमेर देखना है तो अजमेर बीचों बीच में होगा राजस्थान के, तो यहाँ अजमेर है। ग्वालियर देखें तो ये ग्वालियर अजमेर के या निकट, राजस्थान की जो मानचित्र है उसके निकट में यहाँ ग्वालियर है। जहाँ कोटा का भाग लगता है वहाँ उसके टच में ग्वालियर है। और इसमें हम देखें बात करें सिंध प्रदेश, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, ये इधर है गुजरात के ऊपरी वाले कोने में। गुजरात यहाँ नज़र आ रहा है और गुजरात है। हम वापस पूर्वोत्तर की ओर चलते हैं तो पूर्वोत्तर के बारे में देखें हम सबसे पहले आता है रामपुर ये रियासत है, काफ़ी चर्चित रियासत थी। तो ये यहाँ पर स्थित है, दिल्ली के पास में स्थित है। वो संयुक्त प्रांत, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वो जिसका एरिया है वो संयुक्त प्रांत कहलाता है। उसके आगे एक बनारस की रियासत भी थी, छोटा सा बिंदु यहाँ पर आपको उसको देखना है। उसके आगे बिहार है, ये बिहार का एरिया है। बंगाल जो वर्तमान बंगाल है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का भाग, ये बंगाल के नाम से जाना जाता था। ये भाग बंगाल, ये भाग बंगाल है, आपको इसको ध्यान रखना है। आसाम है, ऊपर वाला आसाम भाग है। और ये खासी स्टेट्स हैं, ये आसाम के अंदर ही थे। मणिपुर यहाँ भारत के सबसे पूर्व क्षेत्र में, यहाँ देखेंगे तो ये आपको मणिपुर नज़र आ रहा है। त्रिपुरा मणिपुर के अंदर थोड़ा सा नीचे ये त्रिपुरा नज़र आ रहा है। वापस हम देखें भारत के बीचों बीच में देखें, यहाँ मध्य प्रांत आएगा। और यहाँ इसी में आप भोपाल को दिखा सकते हैं। ये जो इधर वाला जो भाग है, ये जो भाग है पूरी रियासतें कहलाती है। जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है, झारखंड कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, ये पूरी रियासतें हैं, उसके नाम से जाना जाती थी। हम यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2 प्रसिद्ध जो रियासतें थी, एक थी जूनागढ़, ये जो भाग है कच्छ के रण के पास वाला, ये भाग है जूनागढ़ का यहाँ। और उस जूनागढ़ के नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ हम देखें बड़ौदा की रियासत थी, तो इसका भी आपको नामांकन करना है। इसके बाद हम देखें बम्बई, जो बम्बई पहले कोई एक स्थान नहीं था, बम्बई पूरा प्रांत था जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल थे। तो ये जो पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र बम्बई कहलाएगा। हैदराबाद वर्तमान का जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भाग है वो हैदराबाद था। मद्रास में वर्तमान का आंध्र प्रदेश भाग और तमिलनाडु का भाग, ये मद्रास कहलाता है। तो आपको इसमें मद्रास दिखाना है। मैसूर वर्तमान का जो कर्नाटक का भाग है वो मैसूर कहलाता है, ये मैसूर यहाँ पर है। कुर्ग, ये मैसूर के पास में यहाँ कुर्ग है। कोल्हापुर दक्कन, ये इधर है। इसके अलावा आपको एक जो चर्चा की हमने की एक अंक के प्रश्न उत्तर में, त्रावणकोर रियासत है वो यहाँ स्थित है ये, तो इसके बारे में आपको देखना है। ये तो था भारत के नक्शे के बारे में, हमने इसमें थोड़ा से कि अपनी दृष्टि डाली। अब कुछ प्रश्न इस प्रकार आएंगे। पहला जो प्रश्न हमारा बन रहा है वो है कि भारत के मानचित्र में
भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। हैदराबाद दिखाना आपको, मणिपुर दिखाना है, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये 4 स्थान है। तो हम देखते हैं भारत का ये खाली पेज मानचित्र देखा है। जम्मू कश्मीर का भाग है वो यहाँ आ जाएगा, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग, ठीक है। दूसरा मणिपुर, तो मणिपुर हमने देखा था कि मणिपुर किधर था, इधर सुदूर दक्षिण में, ये रहा मणिपुर, ठीक है। इसके बाद में जूनागढ़, तो जूनागढ़ को आपको यहाँ दिखाना है इस भाग में। और एक थी हैदराबाद, तो वर्तमान में जो तेलंगाना क्षेत्र है ये और आंध्र प्रदेश भाग, ये बीच में, यहाँ पर आपको हैदराबाद दिखाना है। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भोपाल, त्रावणकोर, ग्वालियर और अजमेर को दिखाइए। तो हम जो सबसे पहले देखते हैं पूर्वोत्तर में, सबसे ऊपर यहाँ राजस्थान में देखें तो बीचों बीच यहाँ अजमेर होगा। और भोपाल, ये भोपाल यहाँ है। भोपाल, त्रावणकोर, ग्वालियर और अजमेर, त्रावणकोर, ग्वालियर और अजमेर, तो ग्वालियर हमारा बच गया। तो ग्वालियर है, ये जो भाग है राजस्थान के समीप में, ये जो कोटा के क्षेत्र के पास में, ये ग्वालियर है। भोपाल यहीं था, अजमेर यहाँ हो गया। और त्रावणकोर है वो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पर आपको त्रावणकोर यहाँ दिखाना है। तो ये 4 रियासतों को हो गए। अगला जो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें है बम्बई, मद्रास, बंगाल और मैसूर। बम्बई, मद्रास, बंगाल और मैसूर। तो बम्बई प्रांत, ये भाग बम्बई प्रांत का हो गया। मद्रास प्रांत, ये जो दक्षिण का जो भाग था ये समुद्र के किनारे, वो मद्रास प्रांत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बंगाल और मैसूर, तो बंगाल और मैसूर हम देखें तो ये जो भाग है बांग्लादेश और वर्तमान पश्चिम बंगाल, ये बंगाल था। और मैसूर वाला भाग कौन सा था? मैसूर वाला भाग जो वर्तमान में कर्नाटक है, ये जो भाग कर्नाटक वाला, ये भाग जो मैसूर है उस समय कहलाता था। तो आपको यहाँ पर अंकित करना है। यहाँ आपको कोई गोला अंकित नहीं करना, इस क्षेत्र में आपको जाकर नाम लिखना है। जैसे आपको यहाँ मैसूर लिखना है तो यहाँ मैसूर आपको नाम है वो लिख देना है। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आपने जैसे लिखा ये मैसूर है, तो यहाँ आपको छोटे छोटे अक्षरों में मैसूर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारा चौथा क्वेश्चन हम देखें, बड़ौदा, कुर्ग, असम और संयुक्त प्रांत। तो बड़ौदा हमने देखा था कि यहाँ जूनागढ़ के नीचे यहाँ पर बड़ौदा है, जूनागढ़ के नीचे यहाँ पे है बड़ौदा, ये रहा बड़ौदा, यहाँ बड़ौदा लिखेंगे हम। इसके अलावा कुर्ग, कुर्ग क्षेत्र यहाँ पर था, ये कुर्ग है। संयुक्त प्रांत है, ये वाला जो भाग है ये संयुक्त प्रांत है, ये वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश भाग है ये संयुक्त प्रांत है। और इसके अलावा चौथा जो भाग था इसका वो था असम। तो असम जो भाग है वो ये ऊपर वाला, ये पूरा जो भाग है वो असम है, ये कहलाता है, ये असम वाला। इसके अलावा पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और मध्य प्रांत। पंजाब हम देखें तो वर्तमान का भारत का पंजाब और ये पाकिस्तान का पंजाब, ठीक है। बंगाल देखें, सिंध देखें तो ये जो भाग है ये भाग सिंध कहलाएगा। और इसके अलावा मध्य प्रांत और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, मध्य प्रांत हम देखें तो वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रांत कहलाता है। और पश्चिमोत्तर सीमा जो प्रांत है वो ये इधर वाला ऊपर के जो भारत के ऊपर का भाग है वो, और ये जो पंजाब वाला जो एरिया है पाकिस्तान का उसके जो उत्तर में जो है वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है। तो इस तरह भारत के मानचित्र में आपको 4 है वो नक्शे अंकित करने हैं, और ये नक्शे 4 अंक के होंगे, 4 ही स्थान इसमें पूछे जाएंगे और आपको बड़ी आसानी से इनको देखना है। विशेष रूप से आप है जो हमारे जो किताब में जो ये पेज दे रखा है, ये जो मानचित्र दे रखा है, इसको आप इसका अध्ययन कीजिए, इसके एक एक बिंदु को आप है रट लीजिए, इनका अध्ययन कर लीजिए, खाली है भारत का नक्शा लीजिए और उनमें इन स्थानों को दर्शाइए, तो आपकी अभ्यास भी हो जाएगा और आपके 4 अंक का मानचित्र भी है वो पक्का हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप है मेरे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और इस पार्ट से जो भी 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे और उनको है आप जी भर के लूटेंगे। धन्यवाद।